11 बजते हैं तो मुद्दे की बात लेकर आपके सामने हाजिर हो जाता हूं। चित्र 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मुद्दा है खेड़ा बखेड़ा और अधिवेशन वाला, क्योंकि पवन खेड़ा को आपने देखा किस तरीके से ट्रेंड कर रहे थे कल पवन खेड़ा, लेकिन बखेड़ा बखूबी कल पवन खेड़ा को लेकर हुआ। लेकिन आज से कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने जा रही है, लेकिन वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। और क्या आगे आने वाले समय से हम देखेंगे कि अधिवेशन ही रास्ता निकालेगा 2024 वाला, क्योंकि अधिवेशन हो रहा है तो मुद्दों पर बातचीत होगी और कौन कौन से मुद्दे होंगे हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और बात आज कांग्रेस की ही करेंगे कि कांग्रेस की राहें कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, कांग्रेस को क्या उन गालियों से बचना चाहिए जिन गालियों से कांग्रेस का नुकसान होता है, और अधिवेशन में क्या कुछ रहेगा, आज यही मुद्दा उठाएंगे। शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ कर रहे हैं और आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की यह शुरुआत हो चली है, जहां पर जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर पर बीजेपी ने तंज भी कस दिया है। कांग्रेस के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। हालांकि असम के सीएम का बयान भी सामने आया है और असम के सीएम की तरफ से यह कहा गया है कि पवन खेड़ा ने जो बयान दिया उसको लेकर कांग्रेस के कई नेताओं को सबक लेना होगा। कांग्रेस की किस तरीके से तैयारी रही थी वो तो आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लेकिन अब अधिवेशन की शुरुआत हो चली है और वो तस्वीरें भी हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे। जो ये तस्वीरें आप देख लीजिए आप, अशोक गहलोत शामिल हैं और हरीश रावत की मौजूदगी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, हिमाचल के सीएम सुक्खू की तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी, यानी तमाम बड़े नेता। इंतजार राहुल गांधी का है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कुछ देर में पहुंचेंगे, लेकिन वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चला है। लेकिन आपको ताजा जानकारी इस वक्त ही दे रहे हैं, लेकिन फटाफट से वो ग्राफिक्स भी हम आपको दिखा देते हैं जो हमने तैयार किए हैं कि मुद्दों पर कांग्रेस के अंदर बातचीत होगी, अधिवेशन में बातचीत होगी और कांग्रेस क्या इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करके 2024 का रास्ता निकालेगी, क्योंकि 2023 में राज्य को चुनाव और त्रिपुरा में चुनाव हो भी चुका है। इन मुद्दों पर बातचीत होगी, ये कहा जा रहा है। राजनीति, अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले होंगे, कृषि, सामाजिक न्याय और रोजगार से जुड़े मुद्दे होंगे। वर्तमान में जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा संभव बताई जाती है जब राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हुई है और इन मुद्दों पर कांग्रेस बात करेगी। लेकिन क्या ये वो अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करके कांग्रेस 2024 में विजय हासिल कर पाएगी, या फिर 2023 में जब 9 राज्यों के चुनाव हैं, जिनमें त्रिपुरा का चुनाव हो चुका है, 8 राज्यों का बना है, उसमें अपनी सरकार बना पाएगी, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन मुद्दे ऐसे उठाने होंगे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगे ले जाने वाला काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस कई गलतियां ऐसी कर रही हैं और आगे आने वाले समय में उसका भुगतान कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, वो सवाल क्या है वो हम जरूर लेंगे और उन पर बातचीत हम जरूर करेंगे। लेकिन सीधे आपको नागालैंड ये चलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं दीमापुर से आपको सुनवाते हैं। सुनता है, मजा लेता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वे नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट को शानदार तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं भी सोशल मीडिया में उनको हमेशा देखने का तो कोशिश करता हूं। आजाद भारत के इतिहास में नागालैंड को पहली राज्यसभा एमपी देने का अवसर भी एनडीए को ही मिला है। फांगनोन कोयंक जी आज देश की संसद में नागालैंड की बहनों बेटियों के टैलेंट और कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा ये महिलाओं को सम्मान देने वाले नागा कल्चर का भी सम्मान है। ये रानी गाइडिनल्यू के प्रति भी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुजरात में रानी गाइडिनल्यू जी का स्वागत करने का सौभाग्य मिला था। जब मैं राजनीतिक जीवन में नहीं था, मैं सामाजिक जीवन में काम करता था। साथियों, आप सभी ने मेरा मन की बात कार्यक्रम जरूर सुना होगा। मैं मन की बात में भी नागालैंड की अक्सर चर्चा करता रहता हूं। नागा कल्चर, क्राफ्ट, नागा लाइफस्टाइल और यहां का म्यूजिक को प्रमोट करने वाली लीडी क्रोयू संस्था के बारे में
मैंने मन की बात में भी विस्तार से बात की थी। नागालैंड की किंग, हमारी चिली, किंग चिली आज देश विदेश में धूम मचा रही है। नागालैंड के किसानों के इस सामर्थ्य को भी मैंने देश के साथ शेयर किया है। नागालैंड में आज जो भी अच्छा काम हो रहा है वो देश तक पहुंच रहा है और उस पर पूरा देश गर्व करता है। साथियों, अपने ही लोगों पर अविश्वास करके देश नहीं चलता। देश चलता है अपने लोगों का सम्मान करके, उनकी समस्याओं का समाधान करके। इसलिए पहले जहां नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड की पॉलिटिक्स चलती थी, हमने उसे डिवाइन गवर्नेंस मॉडल में बदला है। आज पीएम डिवाइन के रूप में विशेष योजना नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम चला रहे हैं। इस योजना के तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो। भाइयों और बहनों, नागालैंड के लिए हमारा मंत्र रहा है पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसलिए नागालैंड का भरोसा बीजेपी पर, एनडीए पर लगातार बढ़ रहा है। बीते वर्षों में अनेक युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है और मुझे खुशी है, जैसे मैं नागालैंड आता हूं वैसे मैं एक बार सभी हमारे गांव बूढ़े जो नेता हैं उन सबको मेरे घर दिल्ली बुलाया था, उनका स्वागत सम्मान किया था और उन्होंने मुझे इतने आशीर्वाद दिए थे। आज श्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नागालैंड से चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि नागालैंड में चुनाव होने हैं और हम चुनाव को लेकर ही बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन का जिक्र हो रहा है और कांग्रेस क्या वाकई इन 8 राज्यों के लिए जद्दोजहद करेगी, क्योंकि त्रिपुरा में कोई जद्दोजहद कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन बीजेपी ने प्रधानमंत्री को उतार दिया चुनावी मैदानों में। और इस वक्त आप नागालैंड के अंदर प्रधानमंत्री को देख रहे हैं कि किस तरीके से उस चेहरे का इस्तेमाल बीजेपी बखूबी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता नदारद हैं। इन 8 राज्यों के चुनाव में भी अब धीरे धीरे पता लगेगा कि कांग्रेस के कौन से बड़े नेता पहुंचेंगे जब चुनावी जनसभा होगी। फिलहाल कुछ सवाल हमारे पास हैं, सवाल आपके सामने रख देते हैं, फिर खास मेहमानों से मुलाकात करवाते हैं, इन सवालों के जवाब पूछने की कोशिश करेंगे। क्या कांग्रेस को विवादित बयानों से बचना होगा क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है? क्या 2024 को लेकर अधिवेशन में बात होने जा रही है? सवाल यह भी कि क्या 2024 में विपक्षी एकजुटता देखने को मिलेगी? सवाल यह भी कि विपक्ष का आखिर कौन पीएम उम्मीदवार होगा, पीएम फेस होगा? सवाल यह भी पूछेंगे कि अधिवेशन से पहले क्या कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखने को मिली है, जिसको लेकर बीजेपी ने कई सवाल पूछे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, और इन सवालों के जवाब के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुलाकात आपकी फटाफट से करवा देते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। अश्वनी जी हैं मेरे साथ, स्पोक पर्सन बीजेपी के। अश्वनी जी, आपका स्वागत कर रहा हूं बहुत बहुत मुद्दे की बात में। डॉक्टर अनीत जी हैं, स्पोक पर्सन कांग्रेस के। अनीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आपने समय निकाला। संदीप चौधरी जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आपने समय निकाला और मुद्दे की बात में हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले डॉक्टर अनीत जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि पवन खेड़ा को लेकर जो सारा बखेड़ा हुआ है सर, उसको लेकर आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्योंकि सबसे पहले तो इस पर ही सवाल पूछा जा रहा है कि पवन खेड़ा ने जिस तरीके से बयान दिया है, माफी उन्हें मांगनी पड़ी है, क्या कांग्रेस के कई नेताओं को परहेज करना पड़ेगा ऐसे बयानों से? क्योंकि अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है शुरुआत, उसमें आप बातचीत कर रहे हैं, फॉर्मूला तय कर रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए, लेकिन आप जौन सा फॉर्मूला तय करेंगे उस पर पानी फेरने का काम क्या पवन खेड़ा जैसे लोग कर सकते हैं, जिससे आपको बचने की जरूरत है? अनिल जी। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? अनिल जी, मेरे को आपकी आवाज मिल रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, सवाल अगर आपको सुनाई दिया हो तो, नहीं तो मैं दोहराऊं? नहीं नहीं सर, देखिए सवाल आ गया है मेरे पास जी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस समय देश की स्थिति किस तरीके से बन रही है। आप बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोलता है किसी दिवंगत आत्मा के लिए जो किसी की बीवी रही हैं, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप एक तरफी बातें जब करते हैं
कांग्रेस की विधवा का नाम लिया जाता है, जिसमें देश के दिवंगत प्रधानमंत्री की विधवा के बारे में बात किया जाता है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? संसद के पटल पर सुफुनखा शब्द का नाम इस्तेमाल किया जाता है किसी विपक्ष की नेतृत्व के खिलाफ, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? और ये सारे शब्द हमारे देश के प्रधानमंत्री, गरिमामयी प्रधानमंत्री के मुख से निकले हुए वचन है। ठीक है डॉक्टर आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं आपकी बात को पूरी होने देता, लेकिन मजबूरन टोक रहा हूं। आपकी बात को मैं पूरी करने दूंगा सर, समय दूंगा अनिल जी। जस्टिफाई करने के लिए मैं डिबेट नहीं लेके आया हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं अनिल जी कि कांग्रेस को नुकसान होगा या नहीं, क्योंकि ऐसे समय में जब बयान आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, राहुल गांधी जी ने अपनी इमेज बनाई है और कांग्रेस जो मजबूत हो रही है, क्या 2024 से पहले कांग्रेस ऐसे बयानों के कारण दमखम जो दिखाने में कामयाब हो पाई है वो निचले स्तर पर तो नहीं पहुंच जाएगी? सवाल बस इतना सा है सर। ठीक है, बीजेपी के नेताओं ने अगर ऐसा बयान दिया, पीएम ने ऐसे बयान दिया, लेकिन आपके नेता जो कर रहे हैं क्या वो सही है अनिल जी? हर्ष जी देखिए, मैंने आपको रोका नहीं, टोका नहीं, मैं बस सिर्फ आपको एक कोरिलेशन बताना चाह रहा था कि पत्रकारिता किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस के सारे जो बयान आ रहे हैं उसको मैं जस्टिफाई करने का काम नहीं कर रहा हूं आपके प्लेटफॉर्म पे। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं कि क्या बीजेपी की जीत, स्तर की पत्रकारिता आप बता रहे हैं, मैंने पूरी डिबेट कांग्रेस पर ही रखी है। आप किसी चैनल पर, एक मिनट अनिल जी, मैं आपको बता रहा हूं अनिल जी, आप 10 चैनल खोल के देखिए, उसमें सिर्फ खबर चल रही है, लेकिन मैं कांग्रेस की डिबेट लेके बैठा हूं और बात कर रहा हूं आधे घंटे कांग्रेस पे सिर्फ। ये पत्रकारिता है सर। अब आप बोलिए प्लीज, बस मुझे पत्रकारिता पर बोलना था, अब आप बोल लीजिए। और कुछ बोलना हो तो आप बोल लीजिए, नहीं तो आप हर 1 मिनट में बोलेंगे। आप अनिल जी बोलिए, मैं सुन रहा हूं। अरे सुनाने के लिए यहाँ पे बुलाया है कि बोलने के लिए बुलाया? तो बोलिए सर, आपको मैंने समय दिया। आप एक बार फिर, अब आप बोलिए। अरे किस बात का समय दे रहा है? हर 1 मिनट में आप रोक रहे हैं यार, ये क्या तरीका है बात करने का? सर आपने जब पत्रकारिता पर सवाल खड़े किया तब मैंने बोला अनिल जी, आपने बोला कि पत्रकारिता किस स्तर की हो रही है, तब मैंने बोला कि आधे घंटे की डिबेट में इसलिए लेके आया हूं ताकि कांग्रेस से सवाल पूछ पाऊं। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, जवाब दीजिए। हाँ, अब मुझे बोलने दीजिए हर्ष जी, ठीक है? पत्रकारिता पे जब मैं सवाल करता हूं तो मैं सवाल तब करता हूं जब पत्रकारिता का मुंह सिल जाता है। एक बार भी आप प्रधानमंत्री के शब्दों को आप विवेचना कर लीजिए कि वो कैसा बोलते हैं। ठीक है, आप बता दीजिए कि अगर बीजेपी की जीत की जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख से ये शब्द निकले हैं, क्या उसकी जीत की गारंटी है बीजेपी की? चलिए ठीक है, ये भी बताइए, कोई शब्द इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ चलिए, अब मुझे आप मुद्दे पे आने दीजिए। मैं बता रहा हूं कि देखिए, जो अभी रिसेंट घटना हुई है, एक व्यक्ति को बिना एफआईआर की कॉपी दिखाए, बिना कोई प्रोडक्शन वारंट नहीं था किसी भी मजिस्ट्रेट का, कोई वारंट नहीं था, और सीआरपीएफ की पूरी फौज भेज के एयरपोर्ट से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कौन सा जुर्म है? आप बताइए कि वो क्या कोई आतंकवादी है, कोई भगोड़ा है, ललित मोदी है, नीरव मोदी है, विजय माल्या है, मेहुल चौकसी है, कौन है? और उनके क्या शब्द थे? उन्होंने मोदी सरकार और अदानी जो एक एंटरप्राइज है उसके बीच में जो गठजोड़ है, जिसकी वजह से 30% एयरपोर्ट, 30% पोर्ट, 30% प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, 30% माइनिंग एक व्यक्ति विशेष को दे दी जाती है। एलआईसी आज 50,000 रुपए जितना जो वैल्यू उसने इन्वेस्ट करी है, उसका 50,000 करोड़ की वैल्यू उसकी डिप्रिशिएट हो जाती है। सवाल नहीं पूछेंगे? हम बताना चाह रहे हैं कि ये नेक्सस क्या है मोदी और अदानी के बीच में। 42,000 करोड़ रुपए टैक्स हेवन मॉरिशस से 6 सेल कंपनियों द्वारा हिंदुस्तान में इंडक्ट किया जाता है। ठीक है, बीजेपी की सवाल पूछ लो, आप ही के सवालों का उत्तर ले लो। अगर आपकी समझने की जरूरत है कि देश आज किस मुहाने पर खड़ा हो गया। सर रुक जाइए, 1 मिनट दीजिए कम से कम। नेहा राठौर ने जब यूपी में कहा उस गाने के लिए उसको नोटिस भेज दी जाती है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बंद कर दी जाती है, पवन खेड़ा को बिना एफआईआर के गिरफ्तार किया जाने का प्रयास किया जाता है। क्यों? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को रोक दी जाती है। किस बात का डर है? चलिए ठीक है सर, 1 मिनट 50 सेकंड हो गया, मैं फोन में टाइम देख रहा था। अनिल जी प्लीज अब एक कमेंट ले लूं, फिर मुद्दे को आगे बढ़ाता हूं, आप ही के सवालों का उत्तर लूंगा। अश्वनी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, स्वागत के साथ सवाल है सर। जो अनिल जी कह रहे हैं कि जो इस वक्त देश के अंदर चल रहा है वो ये दर्शा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन हाँ मैं ये भी जरूर कहूंगा कि अगर कुछ भी देश के अंदर हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया है वो दर्शाता है कि देश में सब कुछ ठीक ठाक है। अश्वनी जी अब आप अनिल जी के सवालों का जवाब दीजिए।
नहीं हर जी मेरा सवाल ये नहीं है। अनिल जी आ रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा। जी ने जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात कही है वो हमारे मित्र बीजेपी। चलिए ठीक है, मैं इसी सवाल को लूंगा। अनिल जी एक मिनट, अश्वनी जी रुक जाइएगा, अश्वनी रुक जाइएगा, अश्वनी जी प्लीज, रिक्वेस्ट है। अनिल जी मैं इस सवाल को जरूर लूंगा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का ही सवाल लूंगा, लेकिन जो पवन खेड़ा ने कहा वो सही था क्या? आप टेलीविजन पर बोल दीजिए, डिबेट में सही था क्या? मैंने आपको बताया अभी। देखिए सर सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं उसका उत्तर लूंगा अश्वनी जी से, वादा है मेरा। पवन खेड़ा ने जो कहा सही था। अरे उत्तर लीजिए ना अभी, मुझे मैं तो अनिल जी की आवाज थोड़ी सी बढ़ाइएगा प्लीज। अनिल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए शायद फोन कट गया है। अश्वनी जी ये सवाल मैं लेना चाहता था लेकिन फोन कट गया, दोबारा से मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। अश्वनी जी सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मेरा भी एक सवाल है। हर जी देखिए कल एक कुछ भी हो, एक अच्छी बात जो हुई, मैं नेगेटिव बातों पर नहीं जा रहा हूं, मैं एक पॉजिटिव बातों पर कल की पॉजिटिव बात पर जा रहा हूं। माननीय राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि देश की न्यायपालिका मोदी जी चलाते हैं, जैसे अभी डॉक्टर अनीत ने जो है कई वो लगाए, ऐसे राहुल जी ने भी आरोप लगाया। लेकिन कल जब 1 घंटे के अंदर इतना बड़ा केस वहां पर सुप्रीम कोर्ट में एडमिट कर दिया जाता है, 1 घंटे के अंदर फैसला आ जाता है, उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमें न्यायपालिका पर विश्वास है और टाइगर जिंदा है जयराम रमेश जी के एक बयान आता है, यानी कि किसी संस्था पर इनको भरोसा हुआ। और आज ये बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस ने किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा करना सीखा। अब मैं आता हूं दूसरे बातों पर। आपने जो अभी लास्ट में जो सवाल पूछा गलत है या सही है, इसको अनित जी, राहुल गांधी जी कोई साबित नहीं करेगा। हर जी वहां साबित किसने किया? माननीय जो जस्टिस चंद्रचूड़ जी के सामने। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अनिल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हर जी आ रही है। ठीक है ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। अश्वनी जी आप अपनी बात पूरा करिए। हमारे मित्र से पूछना चाहूंगा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जनाब मैं मेरा पूरा हो जाए। अनिल जी मैंने आपका सुना है, मेरा हो ठीक है। अश्वनी जी मैं वो बात पूछ लूं जो फोन कट गया था, मैं पूछ नहीं पाया था। पवन खेड़ा ने जो कहा सही था क्या? अनिल जी हाँ या ना में जवाब दीजिएगा प्लीज, मैं वो सवाल लूंगा जो आपने पूछा। अनिल जी पवन खेड़ा ने जो कहा वो सही था? आप लीजिए सवाल लीजिए, मैं आप इसका सवाल का जवाब दीजिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की कैसे है? पवन खेड़ा जी ने जो कहा वो सही था क्या सर? दीजिए वो सही था? आप जवाब लीजिए, मैं इसके बाद जवाब दे रहा हूं। आप वरिष्ठ हैं, मेरी डिबेट में आते रहे, मैं सवाल लूंगा। आपको पता है कि जो मैं पूछता हूं उसका जवाब जरूर लेके जाता हूं, डिबेट चाहे आगे बढ़ानी पड़े। पवन खेड़ा ने कहा था वो सही था। मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं, आप इनसे पूछिए। 50 करोड़ सर मैं पूछूंगा ना, मैंने अश्वनी जी को मैं पूछ के जाऊंगा सर, मैं डिबेट खत्म नहीं करूंगा। बस आप इतना बता दीजिए पवन खेड़ा ने जो कहा वो सही था या नहीं? अनिल जी रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं आपसे, जनता को तो पता लगे कि आप कह रहे हैं कि गलत नहीं है। आप रिक्वेस्ट नहीं करिए, मैं यहां जवाब देने के लिए बैठा हूं। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जो पवन खेड़ा जी ने कहा है वो सरकार और मोदी सरकार है और अदानी, उनके बीच में क्या नेक्सस है? मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं? एक्सपोज करने मैं ये कह रहा हूं कि पवन खेड़ा ने जो कहा वो सही था या नहीं था सर? क्योंकि जो वकील आप ही के वकील पैरवी कर रहे थे उन्होंने दोबारा उस शब्द को नहीं कहा। बोलते हैं पवन खेड़ा जी ने जो कहा वो सही कहा, आप मानते हैं सही था? अनिल जी मैं कहता हूं कि वो एक व्यंग है। देखिए जो गलत कह दीजिए ना, पवन खेड़ा जी ने है। स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको उसको कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि ये एक सटायर है, एक व्यंग है, अगर फिर भी उससे किसी को चोट पहुंचती है तो वो उसके लिए माफी मांग चुके हैं। आप गलत नहीं बोलेंगे। पवन खेड़ा कोर्ट के अंदर माफी मांग रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉरी बोला, लेकिन आप नहीं बोलेंगे वो गलत था, आपकी मजबूरी है। अरे मैं आप फिर से बिना बात के आपको मैं कह रहा हूं कि ये एक सटायर है, एक व्यंग है, अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगा है। इससे बड़ी बात क्या आप कहते हैं ना गलत बोला, चाहे व्यंग के तौर पर हो कुछ भी हो, गलत बोला ना पवन खेड़ा ने। ये मैं कहां कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं, मेरे शब्दों को क्यों आप ट्विस्ट करना चाह रहे हैं? आप मैं कहना चाह रहा हूं कि एक व्यंग है, अगर किसी बातचीत से, कन्वर्सेशन से, साहित्य से। पवन खेड़ा ने गलत बोला या नहीं? बस इतना सा सर सवाल है, आप कह दीजिए गलत बोला है, फिर मैं अश्वनी जी के पास जाऊं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले शब्दों का इस्तेमाल करूं।
मैं कह रहा हूं कि सरकार किस तरीके से सारे के सारे सार्वजनिक उपक्रम को एक व्यक्ति विशेष को बेच रहा है 2014 के बाद से। अगर ये सटायर एक व्यंग है तो उसमें क्या गलती है? लेकिन अगर गलती नहीं मानते, आपको लगता है कि शब्दों की आप गरिमा गलती से नहीं किसी को मानते, नुकसान पहुंचता है, यही वजह है तो सर उसके लिए जो आपको भुगतना माफी पड़ता मांगी है। हुई है। संदीप जी, मैं आपसे माफी चाह रहा हूं, बस 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, पूरा समय आपको भी दूंगा सर, मैंने डिबेट को थोड़ा बढ़ाया है। अश्विनी जी अपनी बात को पूरा करिए, अनित जी नहीं मान रहे हैं, जल्दी से अश्विनी जी। जी देखिए, अरे अश्विनी से सवाल पूछिए कि 50 पूछ करोड़ रहा हूं नहीं सर, पूछेंगे आप? पूछ रहा हूं, आपने तो गलत नहीं हाँ, कहा। पूछिए। पवन खेड़ा ने जाके कोर्ट के अंदर कहा कि मैंने गलती की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आप मत कहिए, उसी का अंजाम आपको भुगतना पड़ता है। अश्विनी जी बात को पूरा करिए, फिर मैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पे आता हूं जो अनित जी से मैंने कहा था। हर जी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता से जो थोड़ा सा भाजपा पर भी आप आ जाइए, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता तो बीच में अभी बोलना शुरू करेंगे, अभी देखिएगा चिल्लाएंगे, ठीक है अश्विनी दर्द जी होगा। प्लीज जल्दी, क्योंकि कल जो है ये नहीं मानेंगे। कल मैं वही बात कह रहा था, फिर से कह रहा हूं कि इनके वकील ने वहां पर जब वो किया, और ये सिंघवी जी इन्हीं के जो है राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और वकील भी हैं, तो 1 घंटे में किस तरीके से काम किया गया, और वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उसके लिए इन्होंने गलत किया है और हम माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा इस चीज को माननीय न्यायमूर्ति के सामने मान लिया, न्यायमूर्ति जी के सामने मान लिया, तो इसका मतलब कि उन्होंने गलत कहा था। वो जान गए थे कि अगर हम इस बात को नहीं कहते तो वहां पर हमको तुरंत जमानत नहीं मिलती इंटरिम, और वहां उसके लिए बहुत जरूरी था कि अपनी गलती को स्वीकार कर लें। ये बड़े वकील का काम है। मेरे सवाल पे आता हूं मैं, अनित जी कह रहे हैं कि हम सुन लीजिए, नहीं मैं आ रहा हूं, देखिए मैं अपने आप जवाब दे दूंगा, मैं अपने आप जवाब दे दूंगा। ठीक है, देखिए अभी आपने इतनी बार पूछा इनसे, इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, तो मैं बाध्य नहीं हूं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड का जवाब दूं। ठीक है, मैं बताऊंगा। मौत का सौदागर देश के प्रधानमंत्री को कैसे कह सकती हैं सोनिया गांधी जी? उसको जवाब आप बताइए, आप देंगे? पाकिस्तान के बारे में इतने बयान आते हैं, एक जो है वहां पर जो अफजल गुरु को अफजल गुरु जी कहते हैं, आरएसएस बकवास कराती है, ये लोग कहते हैं। मिल गया जवाब। वो चीज को क्या है? जवाब नहीं मिला, नहीं आपका जवाब, आपने जवाब दिया, हर चीज कम से कम 10 बार पूछा, आपने जवाब दिया। आप तो जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनका अपमान आप लोगों ने किया है। संदीप जी, एक तो मुद्दे नहीं उठ रहे हैं सर, मुद्दे की बात मैं इसलिए करता हूं जनता के मुद्दे उठे। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के डॉक्टर अनीस सिंह जी मान नहीं रहे हैं कि पवन खेड़ा ने गलती की। क्या कांग्रेस को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा? और आम मर्यादित शब्द पीएम से लेके जब एक नेता प्रवक्ता की तरफ से बोले जाए तो उसका अर्थ कैसे निकाला जाए और क्या जनता रखिए बीच में, क्या जरूरत है बोलने की? बोलने का मतलब सब लोग संदीप जी, कोई किसी की नहीं सुनता है। देखिए हर्ष जी, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं, अपनी बात को ऊंची करने की कोशिश दोनों कर रहे हैं, लेकिन इस चीज से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी भी और कांग्रेस भी, और राष्ट्रीय पार्टी के जो लोग हैं, जो प्रवक्ता है, ये पार्टी का फेस होते हैं, पार्टी का चेहरा होते हैं। अगर ये गलत बात बोलते हैं जो हर्ट करती है, वो लोगों के दिलो दिमाग में एक नेगेटिव छवि बनाती है, इस चीज को कांग्रेस ने पहले भुगता भी है, और अगर इन गलतियों को नहीं सुधारा तो कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन हर्षी, हमें यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। केवल कांग्रेस में ऐसे लोग नहीं है, जितने दूसरे दल है, आप जिस दल का नाम लेंगे मैं आपको बता सकता हूँ, तो इसके लिए जिम्मेदारी संगठन की भी हो जाती है कि संगठन भी वो नकेल लगाए। मुझे याद है बीच में गिरिराज सिंह जी के कुछ इस तरीके के बयान कांग्रेस को लेकर के आए थे, तो बीजेपी संगठन ने उन पे कार्रवाई की थी, और आपने देखा होगा अब गिरिराज सिंह को बहुत कम मौकों पर आप बोलते हुए देखते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस से जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय संगठन है, उनको भी ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिए, और उनकी सर्विस किस तरीके से लेनी है, जिसको आगे करना है आगे लेकर आए, जिसको पीछे लेकर जाना है पीछे लेकर के जाए। तो ये चीज जरूरी है, हिंदुस्तान में एक अच्छी राजनीति की शुरुआत हो, क्योंकि अब युवा लोग राजनीति में आ रहे हैं। एक समय था जब बड़े बुजुर्ग की राजनीति किया करते थे, नए युवाओं के लिए, जैसे हमारे दोनों साथी कांग्रेस और बीजेपी से बैठे, ऐसे लोगों के लिए राजनीति में जगह नहीं बची थी। लेकिन अगर आप राजनीति में नए आयाम स्थापित करने चाहते हैं, युवाओं को आगे लेकर आ रहे हैं, लड़कियों को, महिलाओं को आगे लेकर के आ रहे हैं, तो आपको इसकी कुछ रूपरेखा, कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी, और उसके लिए जरूरी है कि अच्छे शब्द लेकर आए, अच्छे वर्ड्स लेकर के आए, एक दूसरे का रेस्पेक्ट अगर राजनीति में बढ़े तो ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए जरूरी है। बिल्कुल, एकदम एकदम सटीक और सीधी बात आपने कही है। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अनित जी, मैं आपके पास आता हूं। मेरा सवाल नहीं है ये,
राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहा है सर। वो कह रहा है कि कार्रवाई करिए। पवन खेड़ा को लेकर क्या कार्रवाई करेंगे? अधिवेशन चल रहा है। आप पवन खेड़ा तो कह रहे थे कि भैया सब ठीक रहा है, अंदर भी ठीक है, बाहर भी ठीक है, ये लोकतंत्र की जीत है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो दिखाता है कि लोकतंत्र हमारे देश में कैसा है, लेकिन संगठन कोई कार्रवाई करेगा क्या पवन खेड़ा पर? या फिर आप एक बार फिर से हंसेंगे कि पवन खेड़ा ने जो कहा कि ठीक कहा? बहुत लंबा सवाल कर लेते हैं हर्ष जी। करना पड़ता है सर जब आप जवाब नहीं देते। चलिए अब जवाब देने दीजिए। देखिए, हमारे जो भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं संदीप चौधरी साहब, इनसे मेरी बड़ी उम्मीदें हैं कि जो राजनीतिक विश्लेषक है, सरकार की आलोचना करना, सवाल पूछना उसकी प्राइम जिम्मेदारी बन जाती है। इनको बहुत जल्दी से याद आ गया कि गिरिराज सिंह ने क्या बोला है, जो बात बात पर पाकिस्तान भेजने की बात करते थे, लेकिन इनको याद नहीं आया कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला, या याद आया और उसको इन्होंने इंटेंशनली इग्नोर किया। ये आपके दर्शक देख रहे होंगे कि मैं टोकता हूं। अभी भी अरे भैया, अब किसी को तो छोड़िए सर, वो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, मैं एक एंकर हूं, आप सब पे आरोप लगा देते हैं कि भैया वो उनके फेवर में बोल रहे हैं, बीजेपी के हो जाते हैं। आपका कहने का मतलब तो यही है भाई, आप सुनते नहीं है। नहीं, मैं सुनता हूं अनिल जी, लेकिन टोकना पड़ता है, मजबूरी है सर मेरी। हाँ, आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ, अब मैं देखिए, मैं ये संदीप चौधरी जी की पूरी बात से सहमत हूं कि इन्होंने अपने दिमाग पे बहुत जोर दिया और इनको गिरिराज सिंह की बात याद आ गई। अब मैं इनसे याद दिला के पूछना चाहता हूं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया है, इस पे एक राजनीतिक विश्लेषक के तहत एक टिप्पणी कर दें। ये ठीक है संदीप जी, बता दें, इसको जस्टिफाई कर दें कि कैसे सही है। आ रहा हूं संदीप जी, आ रहा हूं। संदीप जी बोलिए, लेकिन अनिल जी उससे पहले एक मिनट। संदीप जी बोलिएगा आप, लेकिन एक सवाल ले लेना। अरे आप ये क्या, पवन खेड़ा पर कार्रवाई होगी? मेरा सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। पवन खेड़ा पर कार्रवाई होगी, फिर संदीप जी के पास जाता हूँ। गिरिराज सिंह याद आए हैं तो बीजेपी के मंत्री भी याद आए हैं। संदीप जी, बीजेपी एक संगठन के तौर पे प्रधानमंत्री के ऊपर क्या कार्रवाई करेगी? आप जवाब नहीं देंगे, सबसे सवाल पूछेंगे, ये कौन सी बात है भाई? पवन खेड़ा पर कार्रवाई होगी या नहीं? अनिल जी की थोड़ी आवाज बढ़ाइएगा प्लीज, मेरे तक कम आ रही है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड अरे बाप के नाम में मैं कहता हूँ, कांग्रेस के बाप का नाम संदीप चौधरी है, मैं क्यों कहूंगा? मैं किस हैसियत से कहूंगा भाई? उनके पिता का नाम कोई सिंह होगा, कुछ होगा, मैं संदीप चौधरी को उनका बाप कैसे कहूंगा? अनिल चौधरी अगर भरोसा करे तो मैं कहता हूँ चिल्ला करिए, अपने पिता के नाम में ये है। ठीक है अनिल जी, बस मुझे इतना सा बता दीजिए, बोलने का मौका दूं। पवन खेड़ा पर कार्रवाई होगी? आप कह रहे पवन खेड़ा ने गलत नहीं बोला, पवन खेड़ा पर कार्रवाई होगी? बड़े विद्वान बनते हैं कांग्रेस के, पवन खेड़ा पर कार्रवाई होगी? काम करते करते यहाँ तक पहुंचे, 24 सीट मिलेगी कि नहीं 24 में देखना होगा। देखिए ये क्या आप बोल रहे हैं अश्विनी जी, इनको बोलिए कि अपने संज्ञा शून्यता की स्थिति में ना जाएं, ये समझें कि क्या बोल रहे हैं। एकदम शून्यता की स्थिति में नहीं हूं मैं, अपने पूरे होश आवाज में बोल रहा हूं। शब्दों की मर्यादा मेरी बुद्धि की बात में रहती है। अगर कुछ भी अमर्यादित बोला जाएगा सर, मैं हूं यहाँ पर। प्रधानमंत्री के अमर्यादित अगर बोला जाएगा मैं हूं सर। अगर मेरी डिबेट में कोई अमर्यादित बोलता है तो वो जा सकता है। अनिल जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, पवन खेड़ा पर कार्रवाई होगी या नहीं? जल्दी से सर अनिल जी। हर्ष जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, हर्ष जी ये लोग क्या करेंगे? अश्विनी जी एक मिनट, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप नहीं होगी उनके ऊपर कार्रवाई, क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने के लिए माफी मांग ली है। अगर किसी को केस पहुंचती है, ये लोग समर्थन कार्रवाई करने की बात चीजों का। ठीक है संदीप जी, अब आप आइए। उन्होंने दोनों बात से इनकार कर दिया सर लाइव डिबेट में। पवन खेड़ा ने गलत नहीं कहा, पवन खेड़ा पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। संदीप जी, मैं नहीं मानता पवन खेड़ा ने कुछ गलत नहीं कहा है, जो कहा है गलत कहा है और माफी भी मांगी गई है कोर्ट के अंदर। संदीप जी अच्छा पूछिए प्रधानमंत्री। आ रहा हूं अश्विनी जी, मेरी डिबेट 11:45 तक है सर, थोड़ा टाइम बढ़ा दिया है, जल्दी से संदीप जी। हर्ष जी, जैसे अभी डॉक्टर अनीत सिंह जी कह रहे थे कि मैं संदीप जी को याद दिलाना चाहूं, तो मैं इनको बता दूं, मैं राज्यपाल बिहार का सलाहकार रह चुका हूं। आपकी जो बीजेपी की कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी पहले सुष्मिता देव जी, मैं उनका भी सलाहकार रह चुका हूं। तो अगर मैं बोलना स्टार्ट करूंगा तो आपके नीचे से चेयर निकल जाएगी।
अगर मैं भंवरी देवी का जिक्र करूंगा ना, बोलिए संदीप जी, बोलिए, जवाब लेंगे ना हम दोनों नेताओं से जवाब लेंगे। आप बोलिए बोलिए, आपके डिप्टी सीएम ने आपको मैं देखना चाहूंगा महिला का रेप किया। सुन तो लीजिए सर, आप सुन लीजिए ना, आप तो अश्वनी जी को बोल रहे थे कि उत्तेजना हो रही है, सुन लीजिए। आप थक जाएंगे, आप भूल जाएंगे कांग्रेस की जो इमेज बनी है वो खत्म हो जाएगी अभी, और सुबह से शाम हो जाएगी मेरे बोलते बोलते। इसलिए आप मुझे छेड़ने की कोशिश ना करें, मैं चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक अच्छी राजनीति की शुरुआत पे बात कर रहा हूँ। वो गलतियां मैंने पहले ही कहा, ऐसे नेताओं ने गलतियां सभी पार्टियों में किया। आप किसी भी पार्टी का नाम लीजिए, मैं बोल सकता हूँ। इसलिए डॉक्टर अनिल जी, मैंने कहा युवा लोग आ रहे हैं, भारतीय राजनीति का चेहरा बदलना चाहिए, दशा बदलनी चाहिए, उस पर मैंने बात की है। और गलती की है तो गलती मानने में क्या है। प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा, किसी के दूसरे के फादर का नाम उनके फादर के साथ जोड़ना, क्या यह शर्मनाक घटना नहीं है? ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ। डॉक्टर अनिल जी, मुझे एक तो विडंबना आती है सर, पवन खेड़ा से लेकर आप तक हंसते बहुत हैं, चाहे गलती हो तो हंसी आपको आती है, गलती फिर भी आप हंसते हैं और उसमें आप हंसते हैं। ये धूर्तता की पराकाष्ठा है हर जी। नहीं, ये संदीप जी कह रहे हैं ना, संदीप जी कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस की अगर इतनी बातें बताई जाए सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगा। धूर्त व्यक्ति, धूर्त कहते हैं ना, लोमड़ी जैसे धूर्त होती है। लिसन टू मी नाउ हर जी, मैं यहाँ पे नहीं है तीनों आपको, लोगों को हम आपको सुनने नहीं बैठे हैं, आप हम अपनी भी कहने बैठे हैं, हर जी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके का बयान निंदनीय है। और राहुल गांधी जी ने बयान दिया था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगी थी। अश्वनी जी एक मिनट, अश्वनी जी एक मिनट, अनिल जी दोबारा से बोलिए, अनिल जी दोबारा से बोलिए। हर जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी हमारे मित्र संदीप चौधरी जी पूरे सुबह से शाम की बात कर रहे थे, मैं उनसे एक सेंटेंस वो याद दिलाना चाह रहा हूं, उस पे वो एक टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। ये है इनकी स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषण। एक शब्द अगर उसमें बता दें तो मैं इनको मान जाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल दूं, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप डॉक्टर अनिल सिंह जी बैठे हैं प्रवक्ता बनकर। एक सवाल हर जी मुझसे एक सवाल लेते रहेंगे। नहीं, संदीप जी से मैं लूंगा ना सर, आप दावा कर रहे हैं तो एक सवाल आपसे चौधरी जी को पूरा समय देता हूं। सर मैं तो समय बढ़ा चुका हूं अपनी डिबेट का, संदीप जी से भी पूछूंगा। संदीप जी कोई राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं है, पार्टी के नेताओं से सवाल करना पड़ता है ना अनिल जी। एक सवाल मैं चुप हो जाता हूं, आप संदीप चौधरी भाई से पूछिए। संदीप जी बताई दीजिए, उनको संतुष्ट कर दीजिए जरा, फिर मैं सवाल। ठीक है अनिल जी, संदीप जी बता दीजिए। अनिल जी, आप मुझे, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, आप मुझे बता दीजिए, स्वतंत्र हिंदुस्तान में क्या किसी इटालियन को हमारे देश में राज करने का अधिकार होना चाहिए? क्या हिंदुस्तानी चले गए कहीं? आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान ने, कांग्रेस ने एक इटालियन लेडी को हिंदुस्तान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखा, वो पीएम के ऊपर थी, मनमोहन सिंह जी के ऊपर थी, मनमोहन सिंह उनके उसमें काम कर रहे थे। उसे आप आजाद हिंदुस्तान कहेंगे, गुलाम हिंदुस्तान कहेंगे? ऐसी इटालियन, ऐसी ब्रिटिश, हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप लोग उस चीज से बाहर नहीं निकलना चाहते और करते हैं। चीजों को सुलझाने में यकीन करिए, अगर आप जैसे प्रवक्ता रहेंगे, जो कांग्रेस की हालत है इससे भी बुरी हो जाएगी, नाम लेने वाला नहीं बचेगा, और मोदी जी की कही हुई वो बात सच साबित हो जाएगी कि हिंदुस्तान से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अनिल जी, अब मैं एक सवाल लूं, अनिल जी मैं एक सवाल लेता हूं, मैं एक सवाल लूं, उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं बीजेपी को भी थोड़ा सा समय दूंगा। सर पैनल में सभी है मेरे पास। अनिल जी सवाल ये है, जहां पर हो रही है ना अधिवेशन, वहां पर सब कुछ ठीक ठाक है? टीएस सिंहदेव की नाराजगी और छत्तीसगढ़ के सीएम बन रही है क्या आपस में दोनों की? मुझे नहीं लगता। अभी पोस्टर वार को लेकर बीजेपी तंज कस चुकी है, क्या वहां पर सब कुछ ठीक ठाक है? अनिल जी। हर जी फिर से आप मुद्दे से भटक गए हैं। अनिल जी, मैं तो कांग्रेस के मुद्दे पर ही हूं, अधिवेशन पे मेरी यही तय करेंगे। मैं तो सर मुद्दे पर ही हूं अनिल जी। आप बोलने दीजिए, थोड़ा सा आगे कर सकते हैं क्या? आपकी आवाज मेरे को तक कम पहुंच रही है। लेकिन हाँ अनिल जी, सवाल ये है, छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? मैं अधिवेशन पर ही हूं, अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है ना, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। अनिल जी। हर जी, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है, लेकिन आप बीच बीच में सर ब्लैंक हो रहा है, लेकिन आवाज आप तक आपकी मेरे तक आ रही है। जी आप बोल सकते हैं। देखिए हर्ष जी, मैं आपके माध्यम से, देखिए मेरा पूरा सविनय निवेदन है कि आप जब पूछ रहे हैं कोई सवाल तो उसका जवाब ले लीजिए। मैंने पिन पॉइंट सवाल पूछा था संदीप जी से, उसका जवाब आपने नहीं लिया।
मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति ने किया है, उसके लिए कुछ बोल सकते हैं क्या? आपसे पिन पॉइंट ये नहीं बोल पाएंगे। जवाब दिया। अरे हर बात पर आप सही नहीं हो सकते ना। अब डिबेट में मैं आपको पूरा का पूरा आधा घंटा तो नहीं दे सकता। सवाल तो सबसे आपको देने पड़ेंगे, विपक्षी पार्टी है सर। आपने मेरे सवालों का एक भी जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं पवन खेड़ा ने गलत नहीं बोला, आप ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक ठाक है, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। आप तो सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं सर। बीजेपी, चलिए मैं मान रहा हूं बीजेपी भी सवालों का जवाब नहीं दे रही, आप तो दीजिए। आप विपक्षी पार्टी है या नहीं है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, या किसी और को मानते हैं? देखिए, पक्ष तो देगा जवाब, सरकार में हर्ष जी, बोलेंगे अनित जी, या मैं दूसरे के पास जाऊं? कांग्रेस से हो गया हो तो मैं भी आपके डिबेट का हिस्सा बनना चाहूंगा। बिल्कुल कांग्रेस का सवाल, मुझे याद है, मैंने समय आपके लिए भी रखा है। अनित जी जल्दी से, छत्तीसगढ़ में सब ठीक ठाक है, बस इतना सा सवाल है। अनित जी आवाज मिल रही है मेरी? चलिए आवाज नहीं आ रही है शायद। अनित जी आवाज मिल रही है मेरी आपको? चलिए ठीक है, इतना तो हुआ कि कनेक्टिविटी थोड़ी खराब हो गई। अभी अनित जी सवाल का जवाब फिर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है अश्वनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अश्वनी जी, सवाल यह है कि इस वक्त बीजेपी का क्या एजेंडा रहेगा, क्योंकि जिस वक्त कांग्रेस को हम देख रहे हैं तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आप पर हमलावर है, और वो कह रही है कि मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पा रही है, सिर्फ मुद्दों को भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, हिंदू मुसलमान देश के अंदर कर रही है, लेकिन मुद्दों पर बातचीत नहीं कर रही जो कांग्रेस करना चाहती है। अश्वनी जी। हर जी देखिए, कांग्रेस को हमलावर रहना भी चाहिए, और क्योंकि विपक्षी पार्टी है, भले ही विपक्षी दल के नेता का उनको वो नहीं मिला था, मौका नहीं दिया था जनता ने, लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े इस समय देश में पार्टी है हमारी विपक्षी पार्टी, उनको करना चाहिए। और भाजपा ने कभी भी उनको किसी मुद्दे से भटकाने की कोशिश नहीं की है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमेशा गाली पड़ी है कांग्रेस की तरफ से, हमेशा लोगों ने कहा है चौकीदार चोर है कहने वाले राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ कर माफी मांगी थी, और अभी भी एक जो घटना हुई, जबकि एक शर्मसार कर दिया देश को कि माननीय प्रधान, देखिए मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जो कुर्सी है मैं उसकी बात कर रहा हूं, उस पर बैठे व्यक्ति को, उससे हटे व्यक्ति की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मोदी जी हट जाएंगे, आप गाली देते रहिएगा। संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए व्यक्ति को जिस तरीके से कहा गया, उनके पिता को लेकर माखौल आ गया, उसके लिए भी माफी सुप्रीम कोर्ट में मांगनी पड़ी इन लोगों को। तो ये लोग विरोध करें, हम कभी नहीं। जब भी अभी गुजरात में विरोध किया, उनकी माताजी को लोगों ने, दूसरी पार्टियों ने गाली दिया, देखिए किस तरीके से हर पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। जब भी गाली पड़ी है उनको नीच कहा गया, उनको बहुत कुछ कहा गया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे बढ़ी है। और माननीय एक लाइन और कह लेता हूं जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि जब भी हमारे ऊपर कीचड़ फेंकने की कोशिश करोगे कमल खिलता जाएगा। और वही स्थिति है आज कि जब भी इन लोगों ने गाली गलौज अपशब्दों का प्रयोग किया है, वो यानी आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस गालियों का इस्तेमाल करती है तो बीजेपी को फायदा ही होगा, ये कहने का मतलब है ना आपका? जी, फायदा ही होगा बीजेपी को, और यही मुद्दा आप बनाएंगे, यही इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। संदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अनित जी के पास जाऊं। अनित जी मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो संदीप जी फटाफट से आप कहिएगा। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी के नेता हो, उनको शब्दों पे अपनी कमांड रखनी पड़ेगी, कंट्रोल रखना पड़ेगा। किसी को नीचा दिखाकर कोई पार्टी ऊपर नहीं उठ सकती। और जो कांग्रेस पार्टी कभी टॉप पर होती थी, उनके ऐसे ऐसे लीडर्स आए कि लोग उनको सुन सुन करके पक गए, उनकी भाषा से परेशान हो गए। जो देश के प्रधानमंत्री को नीच कह सकते हैं, जो देश के लोगों का कनेक्शन पाकिस्तान के साथ जोड़ सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें जो मैं नहीं बोल सकता वो ओपनली आपके चैनल के माध्यम से। इसी वजह से कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता रहा। बीच में कांग्रेस ने संभलने की कोशिश की है, लेकिन पवन खेड़ा जैसे लोग कांग्रेस को फिर से बिल्कुल रसातल में लेकर के जा सकते हैं। वक्त रहते कांग्रेस को सचेत होना पड़ेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। ठीक है अनित जी, पवन खेड़ा को राज्यसभा भेज देंगे क्या? उनकी तपस्या पूरी नहीं हुई थी, अब कहा जा रहा है कि पवन खेड़ा ट्रेंडिंग में है काफी, और पवन खेड़ा को आप सबसे ऊपर रखने का काम करेंगे, जो माफी भी मांग चुके हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। हर्ष जी देखिए, आप मेरे बगैर भी अपना प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब इस तरीके से
आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव की बात नहीं करेंगे तो फिर मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सर दिक्कत आप तो ये यही बताइए है। कि अभी मैंने पूछा अश्वनी जी से मुद्दों पर मैंने कहा कब आएगी बीजेपी, आप ही कहते हैं कि न्यूट्रल नहीं होता है। मैं निकल जाऊं? नहीं अनिल जी, आप मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं निकल कांग्रेस कहती है मैं निकल जाऊं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गालियां देने का काम करती है। आप डंके की चोट पर बोलिए ना बीजेपी को। सर संदीप जी को जैसे आप बोल रहे थे बीजेपी को जवाब दीजिए। निकल रही है, आप यहां से निकल कर कहां जाएंगे भाई? जाइए, आपने मुझे नहीं बोलने दिया, आपने संदीप जी को नहीं बोलने दिया और उसके बाद आरोप कमाल है सर। एक तो डिबेट में बैठ के आप कह रहे हैं कि पवन खेड़ा जो कह रहे हैं एक पीएम के लिए वो ठीक है। हर्षी आप मुझे ये बताइए, अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए हैं तो क्या मैं यहाँ बैठ करके ये बोलूं वो चुनाव जीत गए हैं? अरे हार गए हैं तो हार आपको सुननी पड़ेगी, गलती की है तो देखिए भागे कांग्रेस का प्रवक्ता जो है, कांग्रेस के प्रवक्ता अब ये सब जल्दी से जवाब दीजिए, समय बहुत कम है। अनिल जी अभी देखिए हमारे मित्र बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की पद की गरिमा इनको बहुत ध्यान में आती है। उस प्रधानमंत्री के जो संसद के पटल पर सुपुनखा जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है किसी महिला नेता के लिए, नहीं किया, बड़ी गरिमा बढ़ जाती है। मैं बताता हूं, सुपुनखा नहीं कहा था भाई, सुपुनखा नहीं कहा था। ठीक है सर, ठीक है। मैंने आप लोगों से वादा किया था मेरी ये डिबेट बताइए, मैं यहीं पे रोकूंगा क्योंकि ओवर हो गया है, समय ज्यादा हो गया है। माफी के साथ अश्वनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, फटाफट से आपको बता देते हैं। दिल्ली से एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग इस वक्त हो रही है। आपको जानकारी दे रहे हैं कि वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। खबर बड़ी है, एक एक करके पार्षदों को वोटिंग के लिए बुलाया गया है। जानकारी आपको दे रहे हैं कि इस वक्त एक एक करके वोटिंग कर रहे हैं सदस्य। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि कैसे हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त किस तरीके से वोटिंग हो रही है। स्टैंडिंग कमेटी के लिए ये वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब वोटिंग हो रही थी तो कितना हंगामा हुआ, एक दूसरे पर जूते चप्पल चले और झूठे सेब तक फेंके गए और वो हंगामे की तस्वीर हमने देखी कि रात भर हंगामा चला, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन जब आज शुरुआत हुई है वोटिंग की तो कैसी तस्वीरें हैं वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है और एक एक करके पार्षदों को वोटिंग के लिए बुलाया गया है। जानकारी इस वक्त की ताजा है, खबर इस वक्त की आपको बड़ी बता रहे हैं। थोड़ी देर में कोशिश करेंगे मेरे सहयोगी जुड़ पाए और उनसे हम जानकारी ले पाए, क्योंकि इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग हो रही है। शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त मतदान हो रहा है, क्योंकि जो भारी हंगामा हुआ उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए कि नेता साहब अगर सदन के अंदर ही ऐसी गरिमा को तार तार करेंगे तो आखिर बाहर जनता में कैसा संदेश जाएगा। फिलहाल अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो एकदम शांतिपूर्ण मतदान की तस्वीरें आ रही हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं कि शांतिपूर्ण मतदान करने का आग्रह किया गया है। शैली ओबरॉय को आप देख पा रहे होंगे जो मेयर चुनी गई हैं। हालांकि इस वक्त की ताजा तस्वीरें के साथ साथ जानकारी भी आपके सामने। केशव मोहन मिश्रा इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। केशव, क्या कहेंगे? शांतिपूर्ण मतदान की तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले हंगामे की भी तस्वीर थी। क्या लगता है अब ठीक ठाक है सब कुछ सिविक सेंटर के अंदर? परियोजना में दुनिया जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा प्रोसेस है वो हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिन बड़ा हंगामा देखने को मिला था। 24 घंटे ये पूरी कार्रवाई चली थी, लेकिन इस वक्त सदन में शांतिपूर्ण माहौल है और लगातार सभी जो पार्षद हैं वो अपनी बेंच पर बैठे हुए हैं। शैली ओबराय इस वक्त जो है पूरा ये प्रोसेस जो है मतदान का करा रही है और एक एक करके पार्षद को बुलाया जा रहा है और तकरीबन 20 से ज्यादा पार्षद इस वक्त अपना मतदान कर चुके हैं। संभावना ये है कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे में ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा और दिल्ली को कुछ देर के बाद स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी मिल जाएगा और लगातार ये जो पूरी कमेटी है उसका भी गठन हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा हंगामा कहीं ना कहीं पिछले हमने 48 घंटों में देखा था कि एमसीडी के सदन में कहीं ना कहीं देखने को मिला। ठीक है केशव, लेकिन क्या कहेंगे कि जिस तरीके से हमने मेयर के चुनाव के वक्त देखा कैसे स्थिति पैदा हुई, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया और जो गरिमा को तार तार करने की कोशिश अभी हाल ही में की गई थी जब हमने देखा जूते चप्पल तक चले, क्या अब ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होगी? क्योंकि अब ये शांतिपूर्ण मतदान की जो तस्वीर नजर आ रही है वो दर्शा रही है कि जो पिछले बार कुछ हुआ है वो इस बार नहीं होने जा रहा। देखिए बिल्कुल है, आज सदन में शांतिपूर्ण तरीके से सभी जो पार्षद हैं वो मतदान करा रहे हैं और कोई भी पार्षद जो है वो सभी जो पार्षद हैं वो बैठे हुए हैं
और लगातार ये पूरा जो माहौल है वो शांतिपूर्ण तरीके से सदन में देखने को मिल रहा है कि जैसे ही तकरीबन 11 बजे के बाद का वक्त था जब ये पूरा मतदान का जो काम था वो शुरू हुआ, उसके बाद अब कहीं ना कहीं सदन में शांतिपूर्ण स्थिति है और लगातार ये मतदान का प्रोसेस चल रहा है। हमने देखा था कि पिछली बार 3 या 4 लोग एक साथ मतदान कर रहे थे, 5 लोग एक साथ बुलाए जा रहे थे, लेकिन आज के दिन एक पार्षद जो है वो एक साथ मतदान करने पहुंच रहा है। तो स्वाभाविक रूप से 2 घंटे बाद दिल्ली कोर्ट स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनका चयन हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो जंग। चलिए ठीक है, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, जानकारी देते रहिएगा। ग्राउंड जीरो पर केशव है, आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। बड़ी खबर, लवप्रीत तूफान को रिहा करने का आदेश दे दिया गया है। पंजाब से आपको खबर बता रहे हैं, अजनाला कोर्ट ने लवप्रीत को रिहा करने का आदेश दिया है। कल देखा हमने तस्वीरें किस तरीके से आई, अजनाला कोर्ट के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, स्थिति नियंत्रण में है। पंजाब पुलिस का बयान भी सामने आ गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जब हमने देखा था कि कैसे अजनाला के अंदर पुलिस घायल हुई, जब वो तस्वीरें दर्शा रही थी कि किस तरीके का माहौल पंजाब के अंदर बना हुआ है। हालांकि अजनाला कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती है, स्थिति नियंत्रण में है, ये पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो समन्वय बना और उसके बाद रिहाई की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अजनाला कोर्ट ने लवप्रीत को रिहा करने का आदेश दे दिया है। ये कल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पुलिस के साथ किस तरीके से भिड़ंत हुई और भिड़ंत में कैसी तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन अब ये सवाल खड़े कर रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी पर कि किस तरीके से खालिस्तानी समर्थकों के साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी खड़ी है। लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और वो कह रही है कि पंजाब के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कुछ पार्टियां कर रही हैं और पंजाब का माहौल अब बिल्कुल ठीक है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और आपको जानकारी इस वक्त की ताजा दे रहे हैं, लवप्रीत तूफान को रिहा करने का आदेश दे दिया गया है। जानकारी इस वक्त की ताजा है, जैसे जैसे खबर मिलती रहेगी आपको अपडेट करते रहेंगे।